नमस्कार बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इकोसिस्टम से, स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम से। फर्स्ट क्वेश्चन है द लिविंग कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। लिविंग कंपोनेंट में हम लोग भी आते हैं, जीव जंतु भी आता है, तो लिविंग कंपोनेंट को बायोटिक कहते हैं, याद रखिएगा। लिविंग कंपोनेंट इज कॉल्ड बायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आर कॉल्ड। नॉन लिविंग कंपोनेंट कौन हो गया? पेड़ पौधे हो गया, पानी हो गया, सनलाइट हो गया, टेम्परेचर प्रेशर हो गया, ये सब नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं, ये बायोटिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्लांट्स क्या है? प्लांट्स एक प्रोड्यूसर है, याद रखिएगा, प्लांट्स एक प्रोड्यूसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनिमल्स दैट इट प्लांट्स। ऐसे एनिमल जो प्लांट्स को खाता है, जैसे प्लांट्स को खाने वाला कौन कौन है? इंसान भी खाता है और गाय भैंस बकरी भी खाता है प्लांट्स को, तो उसको कहते हैं हर्बीवोरस। उस कंडीशन में वो हर्बीवोरस हो जाता है, जो प्लांट्स को खाता है वो हर्बीवोरस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनिमल्स दैट इट अदर एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स जो दूसरे एनिमल को खाता हो, जैसे कि टाइगर हो गया, लायन हो गया या चीता हो गया, ये सब क्या करता है? ये सब हिरन को खाता है, भैंस बकरी को खाता है, इसीलिए ये सब जो हो गया ये सब कार्निवोरस हो गया, याद रखिएगा। जो एनिमल को खाता है वो कार्निवोरस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑर्गेनिज्म दैट फीड बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब दोनों चीज़ को खाता है, ऐसे एनिमल जो दोनों चीज़, ऑर्गेनिज्म उसमें इंसान भी है और भालू भी है, सुगर भी है, ये सब दो तीन जीव ऐसे हैं, कुछ जीव जो प्लांट्स भी खाता है और जीव जंतु भी खाता है, इसीलिए ये सब ओमनिवोरस होते हैं, याद रखें। ऐसे जीव ओमनिवोरस है जो जीव जंतु भी खाता हो और प्लांट्स भी खाता हो, ये हो गया ओमनिवोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फंजी एंड बैक्टीरिया एक्ट्स एज। फंजी बैक्टीरिया एक डिकम्पोजर का काम करते हैं, जितने भी सड़े गले चीज़ हम फेंक देते हैं उस चीज़ को डिकम्पोज कर देते हैं, याद रखें। वो एक मिनरल्स बदल देते हैं, याद रखें। फंजी बैक्टीरिया एक्ट्स एज एक डिकम्पोजर होते हैं, करेक्ट, डिकम्पोजर होती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिकम्पोजर कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू मिनरल्स। ये सब फंजी बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं सड़े हुए चीज़ को और उसको एक मिनरल्स में कन्वर्ट करते हैं, याद रखिएगा। तो मिनरल्स हो गया, डिकम्पोजर कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू मिनरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये फूड चेन फूड चेन ये दिखाता है एनर्जी का फ्लो। फूड चेन इसलिए दिखाता है एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी फ्लो हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कंसिस्ट। फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में क्या होता है? फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल एक होता है प्रोड्यूसर, याद रखिए। फर्स्ट ट्रॉपिकल जैसे प्रोड्यूसर कौन हो गया? पेड़ पौधा जो हो गया एक प्रोड्यूसर होता है, इसको कहते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हर्बीवोरस बिलोंगिंग टू। हर्बीवोरस कौन होगा? जो पेड़ पौधा खाता हो, ये सेकंड ट्रॉपिकल लेवल होता है, याद रखिएगा। हर्बीवोरस जो पेड़ पौधा खाता हो सेकंड ट्रॉपिकल हो गया और पेड़ पौधा जो हो गया प्रोड्यूसर हो गया वो फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टॉप कार्निवोरस ऑक्यूपाई। टॉप कार्निवोरस एक हाईएस्ट ट्रॉपिकल लेवल होता है, याद रखिएगा। टॉप कार्निवोरस जो होते हैं कार्निवोरस वो हाईएस्ट लेवल माना गया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन ट्रॉपिकल लेवल फॉलो। एनर्जी एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल जब ट्रांसफर होता है तो 10% एनर्जी का लॉस होता है। जैसे ऊपर जाएगा एनर्जी एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल, तो 10% लॉ फॉलो होता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैक्सिमम एनर्जी प्रेजेंट एट। मैक्सिमम एनर्जी किसके पास होता है? प्रोड्यूसर के पास, यानी पेड़ पौधे जो होते हैं उसके पास ज़्यादा एनर्जी होता है, याद रखिएगा। मैक्सिमम एनर्जी लेवल प्रेजेंट एट प्रोड्यूसर, यानी कि फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल जो होता है प्रोड्यूसर लेवल, यानी प्रोड्यूसर लेवल होता है वो फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फूड वेब इज ए नेटवर्क ऑफ। फूड वेब किस चीज़ का नेटवर्क है? तो याद रखिए एक फूड चेन होता है, या फूड वेब इज नेटवर्क ऑफ फूड चेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टेबल इकोसिस्टम हैज। स्टेबल इकोसिस्टम कब होगा? जब स्टेबल इकोसिस्टम हैज मेनी फूड चेन हो गया, यानी कि बहुत सारे एक जीव जंतु दूसरे खाता हो उस जगह पे बहुत सारे। इसीलिए इकोसिस्टम का मतलब क्या है? वहाँ पे सारे जीव का मिला जुला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही प्रजाति हो, तो वहाँ पर बहुत तरह के जीव हो, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनिवोरस, हर एक जीव जंतु हो वहाँ पे इकोसिस्टम, उसको स्टेबल इकोसिस्टम माना गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज। पिरामिड ऐसे होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होता है, याद रखें। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास इन ग्रासलैंड।
पिरामिड ऑफ बायोमास इन ग्रासलैंड, उसका वो भी अपराइट ही होता है, याद रखिएगा। पिरामिड ऑफ बायोमास इन ग्रासलैंड वो भी अपराइट होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम, पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम जो होता है उसका भी इन्वर्टेड होता है। पिरामिड ऑफ नंबर्स इन ट्री इकोसिस्टम वो डाउन होता है, यानी कि वो ऐसे रहेगा, यानी सीधा उल्टा कर दो, जैसे कि एक पिरामिड है उसको उल्टा कर दो ऐसे, ये हो गया इन्वर्टेड। पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम, याद रखिएगा ऐसे बनेगा सिर्फ पिरामिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉपिकल लेवल प्रेजेंट्स, टॉपिकल लेवल क्या होता है? प्रेजेंट होता है। टॉपिकल लेवल एक पोजीशन इन फूड चेन होता है, याद रखिएगा। टॉपिकल लेवल प्रेजेंट फूड चेन होता है, पोजीशन ऑफ फूड, पोजीशन इन फूड चेन, याद रखिएगा। टॉपिकल लेवल रिप्रेजेंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? पोजीशन इन फूड चेन में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनर्जी इंटर इकोसिस्टम थ्रू, एनर्जी इंटर इकोसिस्टम थ्रू सन, एनर्जी एंटर इकोसिस्टम थ्रू सन के थ्रू एनर्जी प्लांट्स में आता है, याद रखिएगा। सन के जो होता है उसके थ्रू एनर्जी प्लांट्स में आता है। प्लांट्स के थ्रू जीव जंतु लेता है, चाहे हम हो कोई या एनिमल हो, वो उसके थ्रू लेता है, उसके थ्रू किसी और जीव, यानी एनर्जी इंटर करता है, एनर्जी इंटर इकोसिस्टम थ्रू सन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, प्राइमरी सोर्स एनर्जी क्या होगा? तो वो भी सन होगा। मुख्य सोर्स जो एनर्जी का सोर्स सन होता है, याद रखिएगा। वहीं से एनर्जी आता है, तो पेड़ पौधा में जाता है, वो पेड़ पौधा हम लोग खाते हैं तो हम लोग में एनर्जी आता है, उसी पेड़ पौधा कोई जीव जंतु खाता है तो उसमें एनर्जी आता है। तो ऐसे तो मुख्य सोर्स जो होता है एनर्जी लेवल का वो होता है सन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर टू नेक्स्ट टॉपिक लगा। मैं पहले ही बता दूंगा 10% एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफर होता है, याद रखिएगा। 10% लॉफुल होता है यहाँ पे। ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर टू नेक्स्ट टॉपिक लेवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनर्जी इज लॉस्ट एज, एनर्जी लॉस्ट होता है किस फॉर्म में? एनर्जी लॉस्ट एज हीट, हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस्ट होता है, याद रखिएगा। एनर्जी लॉस्ट एज हीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैटर इन इकोसिस्टम्स, मैटर इन इकोसिस्टम क्या होगा? रिसाइकल। मैटर इन इकोसिस्टम इज रिसाइकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर साइकिल इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ, वाटर साइकिल इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ वाटर। वाटर साइकिल होगा तो सिर्फ वाटर का मूवमेंट होगा। साइकिल वाटर मतलब वाटर से डिपेंड होगा। वाटर साइकिल होता है नाइट्रोजन साइकिल में मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन साइकिल में मूवमेंट ऑफ कार्बन, यही सब होता है। वाटर साइकिल मीन्स मूवमेंट ऑफ वाटर, कार्बन साइकिल मीन्स मूवमेंट ऑफ कार्बन। चलिए तो यह वाटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट टेक्स इन CO, प्लांट टेक इन CO2। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पता है कि फोटो जो प्लांट्स होता है वो CO2 लेता है, तो उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन साइकिल मेंटेन बैलेंस ऑफ, कार्बन साइकिल क्या किस चीज़ को बैलेंस करता है? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। कार्बन साइकिल मेंटेन बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, याद रखिए। कार्बन साइकिल मेंटेन बैलेंस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, याद रखिए। ऐसा ना हो कि कार्बन लिखा, कार्बन साइकिल मेंटेन कार्बन है, कार्बन साइकिल मेंटेन द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉसिल फ्यूल्स इंक्रीज, फॉसिल फ्यूल इंक्रीज करता है किस चीज़ को? फॉसिल फ्यूल इंटू कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो कोयले से जो जलता हुआ आता है या पेट्रोल से फॉसिल फ्यूल है। कोयला, पेट्रोल, ये डीजल सब फॉसिल फ्यूल है। इससे जो निकलता है ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू, नाइट्रोजन कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में, याद रखिएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन कन्वर्ट्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट, नाइट्रोजन फिक्सेशन कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन बाय, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन बाय, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन बाय बैक्टीरिया, याद रखिएगा। बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, यानी कि पेड़ पौधे के जड़ में नाइट्रोजन होते हैं और नाइट्रोजन बैक्टीरिया एकदम बैक्टीरिया द्वारा ये फिक्सेशन किया जाता है। डन पूरी तरह से डिकम्पोज कर देते हैं, वहाँ से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइटिंग हेल्प इन, लाइटनिंग, लाइटनिंग हेल्प्स इन, लाइटनिंग हेल्प नाइट्रोजन साइकिल, याद रखिएगा। लाइटनिंग हेल्प्स इन नाइट्रोजन साइकिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिकम्पोजर्स हेल्प इन, डिकम्पोजर किस में होता है? तो वो भी होता है न्यूट्रिएंट साइकिल। डिकम्पोजर होता है न्यूट्रिएंट साइकिल में, याद रखिएगा। न्यूट्रिएंट बताया ना, फंजी बैक्टीरिया जो डिकम्पोज करता है वो न्यूट्रिएंट साइकिल होता है, उसे डिकम्पोजर हेल्प इन न्यूट्रिएंट साइकिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन साइकिल लिंक्ड विथ, ऑक्सीजन साइकिल किससे लिंक रहेगा? तो ऑक्सीजन साइकिल लिंक रहेगा रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, याद रखिएगा।
रिस्पायरेशन यानी जो सांस लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन लेते हैं, और फोटोसिंथेसिस जहाँ पे होता है वहाँ पे वो ऑक्सीजन छोड़ता है, यानी इस दोनों जगह पे होता है ऑक्सीजन साइकिल इज लिंक्ड विथ रिस्पायरेशन, यानी जहाँ सांस लेते हैं लोग, और फोटोसिंथेसिस जहाँ पे पौधा जो होता है सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाता है और उसको कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन छोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच साइकिल इज स्लोएस्ट, कौन सी साइकिल सबसे स्लो होता है? तो वो होता है नाइट्रोजन साइकिल इज स्लोएस्ट होता है, याद रखिए, सबसे स्लोएस्ट साइकिल को नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू, सोलर एनर्जी को किस रूप में ग्रीन प्लांट कन्वर्ट करता है, याद रखिएगा, तो सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी में, याद रखिएगा। सोलर एनर्जी, ग्रीन प्लांट होता है सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी का यानी कि ग्लूकोज में बदल देता है, याद रखिएगा। तो ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंज्यूमर गेट्स एनर्जी बाय, कंज्यूमर जो होते हैं वो एनर्जी कहाँ से लेता है? तो कंज्यूमर गेट्स एनर्जी बाय ईटिंग ऑर्गेनिजम्स, इनको खाने से उसको एनर्जी मिलता है। कंज्यूमर गेट्स एनर्जी बाय ईटिंग ऑर्गेनिजम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम क्या होगा? एनर्जी का फ्लो इन इकोसिस्टम होता है, एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, एनर्जी का फ्लो सिर्फ नीचे से ऊपर जाता है, इसीलिए इसको एनर्जी का फ्लो इन इकोसिस्टम में यूनिडायरेक्शनल यानी कि एक ही डायरेक्शन होता है। चलिए यूनिडायरेक्शनल होता है, याद रखिएगा, इधर से इधर, नीचे से ऊपर, यूनिडायरेक्शनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैटर साइकिल बिटवीन होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग्स, मैटर साइकिल बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, याद रखिएगा, मैटर साइकिल बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच इज नॉट ए बायोकेमिकल साइकिल, तो बायोकेमिकल साइकिल कौन सा नहीं होगा? एनर्जी बायोकेमिकल साइकिल में नहीं होता है, याद रखिएगा। व्हिच इज नॉट ए बायोजियोकेमिकल साइकिल में एनर्जी नहीं होता, याद रखिए, क्योंकि एनर्जी बायोजियोकेमिकल साइकिल में नहीं रहता है, उसके थ्रू नहीं होता है, याद रखिएगा, तो एनर्जी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल अफेक्ट्स, फॉसिल फ्यूल बर्निंग किस चीज़ को अफेक्ट करता है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल अफेक्ट कार्बन साइकिल, याद रखिएगा। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल अफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन साइकिल। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल पता है, जो पेट्रोल या कोयला ये सब बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो वहाँ पर कार्बन साइकिल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी डिस्टर्ब इकोसिस्टम बैलेंस बाय, सब होगा, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी सारी चीज़ डिस्टर्ब ही करते हैं। इंसान जो होता है डिफोरेस्टेशन यानी पेड़ पौधा काट रहा है, पॉल्यूशन बढ़ा रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन जनसंख्या बढ़ने से पेड़ पौधा काटता है, ये सब चीज़ें हैं जो इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। ह्यूमन एक्टिविटी, ऑल ऑफ दिस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायो मैग्निफिकेशन अकर्स इन, बायो मैग्निफिकेशन कहाँ अकर्स होता है? बायो मैग्निफिकेशन अकर्स इन फूड चेन, याद रखिएगा। बायो मैग्निफिकेशन अकर्स इन फूड चेन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम बायो मैग्निफिकेशन अकर्स एट कार्निवोरस, याद रखिए, मैक्सिमम बायो मैग्निफिकेशन अकर्स एट कार्निवोरस, कार्निवोरस में टॉप लेवल वाला, मैक्सिमम बायो मैग्निफिकेशन अकर्स एट कार्निवोरस लेवल या कार्निवोर लेवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DDT कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट इन, DDT जो होता है ना, कीटनाशक होता है जो किसान लोग खेत में यूज करते हैं कीट को मारने के लिए, तो एक टॉप कार्निवोरस होता है। DDT कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट इन टॉप कार्निवोरस। अब बताओ DDT जो किसान लोग डालते हैं और वो उसको जानवर खाते हैं, और जानवर के बाद उसको दूसरा जानवर खाता है, तो जो लास्ट जानवर खाने वाला होता है जैसे कार्निवोरस यानी शेर, पहले हिरन खाता है पेड़ पौधा के, उसमें कीटनाशक DDT डाल रखा है, उसका कंसंट्रेशन उसमें कम होगा, यानी हिरन में कम होगा DDT। उसके बाद जो शेर खाएगा उसको, उसमें ज़्यादा DDT कंसंट्रेशन है, यानी कार्निवोरस में ज़्यादा है, टॉप कार्निवोरस में DDT का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोमैग्निफिकेशन इज ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, बायोमैग्निफिकेशन इज ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनर्जी पिरामिड कैन नॉट बी इन्वर्ट बिकॉज ऑफ, एनर्जी पिरामिड ऐसे बताएं तो एनर्जी पिरामिड से ऐसे होता है, तो कैन नॉट बी इन्वर्ट बिकॉज ऑफ, एनर्जी जो होता है वो डिक्रीज करता है, बिकॉज ऑफ एनर्जी डिक्रीज करता है, इसीलिए उसको इन्वर्ट नहीं किया गया। एनर्जी पिरामिड कैन नॉट बी इन्वर्ट बिकॉज ऑफ एनर्जी डिक्रीज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ग्रास डियर लाइन इज एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल किस चीज़ के एग्जाम्पल, ये फूड चेन के एग्जाम्पल है। पहले क्योंकि ग्रास कौन खाता है, डियर को कौन खाता है, लाइन, तो ये एक फूड चेन के एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रॉप्स ग्रो टुगेदर रिड्यूस, क्रॉप्स ग्रो टुगेदर रिड्यूस करता है पेस्ट अटैक। अगर क्रॉप्स ग्रो टुगेदर रिड्यूस पेट्स, यानी पेट्स होता है ना अटैक, उसको रिड्यूस करता है। पेट्स होता है एक कीटनाशक होता है, उस अटैक से रोक देता है। क्रॉप ग्रो टुगेदर रिड्यूस पेस्ट अटैक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सस्टेनेबल इकोसिस्टम रिक्वायर, सस्टेनेबल इकोसिस्टम रिक्वायर बैलेंस, सस्टेनेबल इकोसिस्टम रिक्वायर बैलेंस, याद रखिएगा, सस्टेनेबल इकोसिस्टम रिक्वायर बैलेंस। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन, ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट होता है, ओजोन लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर, याद रखिएगा, ओजोन लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रे, याद रखिएगा, ओजोन लेयर जो होता है ऊपर में जो है स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर है, वो हमको प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेस से, क्योंकि उधर ही रोक देता है, इसलिए ओजोन लेयर प्रोटेक्ट हम लोग को प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ से, अल्ट्रावायलेट रे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन डिप्लीशन इज कॉज बाय, ओजोन डिप्लीशन का मैन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ना, वो बहुत डेंजरस होता है, जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देता है, याद रखिए। ओजोन लेयर डिप्लीशन इज कॉज बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या CFC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन डिप्लीशन लीड्स टू, ओजोन डिप्लीशन किस चीज़ को जन्म देता है, तो ओजोन डिप्लीशन से स्किन कैंसर हो सकता है, क्योंकि UV लाइट हमारे शरीर को प्रभावित करता है, आई डैमेज कर सकता है और क्रॉप भी डैमेज कर सकते हैं, यानी ऑल ऑफ दिस हो गया। यानी ओजोन डिप्लीशन बहुत सारे नुकसान कर सकता है, इसीलिए ओजोन डिप्लीशन, यानी ओजोन डिप्लीशन का मतलब छेद हो जाना, होल होने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूड, ग्रीन हाउस गैसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य चीज़ है, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस, याद रखिए। वैसे ग्रीन हाउस गैस में 6-7 गैस है, लेकिन इसमें याद रखिएगा, मैं बाद में बताऊंगा ग्रीन हाउस गैस 7 गैस कौन कौन होते हैं। नाइट्रस NO2 हो गया, CFC हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसके बाद SO2 हो गया, ऐसे O3 हो गया, ऐसे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेजर ग्रीन हाउस गैसेस कौन सा हो गया, मेजर ग्रीन हाउस गैस तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिए, मेजर ग्रीन हाउस गैस हो गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कॉज, ग्लोबल वार्मिंग को मुख्य सी लेवल, ग्लोबल वार्मिंग मतलब सी लेवल राइज हो रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेगा, इसके बाद सी लेवल बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंज होगा, सीधी बात, क्लाइमेट चेंज होने से भी चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। कहीं पे जहाँ वर्षा नहीं होता वहाँ वर्षा हो, जहाँ वर्षा होता है वहाँ सूखा हो रहा है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, सीधी सी बात है, ग्लेशियर मिल रहा है, वार्मिंग बढ़ने से ग्लेशियर पिघलेगा ही। ऑल ऑफ दिस इसमें आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसिड रेन इज कॉज बाय, एसिड रेन का मुख्य कारण कौन सा है, तो इसमें हो गया सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, या NO2 SO2 एंड NO2, यानी सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखें NO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसिड रेन डैमेज, एसिड रेन किस चीज़ को डैमेज करता है, एसिड रेन डैमेज करता है मॉन्यूमेंट्स, यानी ताजमहल जो है या पुराने जो बिल्डिंग है, इस चीज़ को एसिड रेन डैमेज कर देता है, इसलिए ताजमहल के एरिया में बहुत चीज़ों पर बैन है, याद रखिए। दूसरी बात, क्रॉप्स को भी डैमेज करता है एसिड रेन, एक्वाटिक लाइफ पानी वाले जीव को भी नुकसान एसिड रेन होगा, तो सीधी सी एसिड बढ़ेगा तो जीव मरेगा ही, इसलिए क्रॉप्स का तो नुकसान बढ़ेगा, जल जाएगा क्रॉप्स। ऑल ऑफ दिस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोडिग्रेडेबल वास्ट इज, बायोडिग्रेडेबल वास्ट कौन हो सकेगा, यानी तो उसमें बायोडिग्रेडेबल वास्ट वेजिटेबल वास्ट हो गया, बायोडिग्रेडेबल वास्ट इज वेजिटेबल वास्ट, याद रखिए, यानी जो वास्ट खत्म हो जाए आसानी से, डिग्रेडेबल यानी डिकम्पोज खत्म हो जाए, उसको बायोडिग्रेडेबल वास्ट कहते हैं। जैसे वेजिटेबल हो गया, वो आसानी के साथ खत्म हो जाते हैं, यानी कुछ ही दिन के अंदर वो खराब होकर मिट्टी में मिल जाते हैं, पंचतत्व में विलीन हो जाता है, इसीलिए बायोडिग्रेडेबल वास्ट वेजिटेबल को माना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी कि जो जल्दी ख़त्म नहीं होता है। तो इसके अंदर हो गया प्लास्टिक। प्लास्टिक जो होता है ना, आप कहीं फेंक दोगे तो समझ जाओ वो जल्दी ख़राब नहीं होता है, यानी कि डिकम्पोज नहीं होता, इसीलिए उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट माना गया। चलिए प्लास्टिक को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव, सीवेज जो होता है वो ट्रीटमेंट रिमूव करता है। न्यूट्रेंट ओनली रिमूव, न्यूट्रेंट ओनली सॉलिड वेस्ट, हार्मफुल माइक्रोब्स। सीवेज ट्रीटमेंट्स रिमूव न्यूट्रेंट ओनली नहीं, न्यूट्रेंट सॉलिड वेस्ट हार्मफुल माइक्रोब, ऑल ऑफ दीज हो गया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेस फर्टिलाइजेशन कॉज, जहाँ पर ज़्यादा फर्टिलाइजेशन के कारण होते हैं, क्या कारण होते हैं? इट्रोफिकेशन, याद रखें। एक्सेस फर्टिलाइजेशन कॉज इट्रोफिकेशन, इट्रोफिकेशन याद रखें। एक्सेस फर्टिलाइजेशन कॉज इट्रोफिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट्रोफिकेशन लीड टू इट्रोफिकेशन लीड टू ऑक्सीजन डिप्लीशन, याद रखिए। इट्रोफिकेशन लीड टू ऑक्सीजन डिप्लीशन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉइज पोल्यूशन इफेक्ट्स, नॉइज पोल्यूशन से क्या इफेक्ट होता है? तो नॉइज पोल्यूशन आपके बहरा हो सकता है कान, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है, मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है। नॉइज पोल्यूशन ऑल ऑफ दिस इसमें आंसर हो जाएगा। नॉइज पोल्यूशन से इतना अच्छा इफेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयर पोल्यूशन से क्या क्या हो सकता है? तो एयर पोल्यूशन से अस्थमा जैसी बीमारी हो सकता है, उसके बाद ब्रोंचिटिस हो सकता है, लंग्स डिजीज हो सकता है, ये चीज़ें एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर पोल्यूशन इज कॉज बाय, वाटर पोल्यूशन से क्या क्या हो सकता है? वाटर पोल्यूशन इंडस्ट्रियल वास्ट कॉज, वाटर पोल्यूशन मुख्य कॉज कौन कौन है? तो इंडस्ट्रियल वास्ट भी है, सीवेज है, नाला से जो पानी निकलता है वो भी वाटर पोल्यूशन करता है, केमिकल्स यानी फैक्ट्री में से जो केमिकल वेस्ट निकलता है वो भी पोल्यूशन काम करता है, इसीलिए ऑल ऑफ दीज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट्स फॉलो, सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट फॉलो करता है बी 3R प्रिंसिपल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फॉलो 3R प्रिंसिपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3R का फुल फॉर्म क्या है? 3R स्टैंड फॉर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, याद रखिए। रिड्यूस करना है, कम करना है किसी चीज़ को, वास्तु को, यानी कि रिड्यूस यानी कम करो, उसको रीयूज करो, रिसाइकल करो, याद रखिए। 3R मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ट वे टू रिड्यूस वास्ट, सबसे बढ़िया तरीका क्या है वास्ट को कम करने का? इसका रिड्यूसिंग यानी कि उसको कम कर दो, रिड्यूस कर दो वेस्ट से। जैसे कि बहुत चीज़ें वेस्ट को रिड्यूस कर दो, उसको यूज करना ही कम कर दोगे तो सीधी बात वेस्ट रिड्यूस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टिक शुड बी अवॉइड बिकॉज ऑफ, प्लास्टिक शुड बी अवॉइड, प्लास्टिक को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइडेड? प्लास्टिक शुड बी अवॉइड करना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी जो होता है ना ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी ये एक बार यूज करने के बाद ये जल्दी ख़त्म नहीं होता है, इसीलिए प्लास्टिक इसको अवॉइड करना चाहिए, इसको नहीं यूज करना है, कोशिश करना चाहिए जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ है, जो आसानी से ख़त्म हो जाए, उस चीज़ को यूज करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसिनरेशन मीन्स क्या होता है? इंसिनरेशन मीन्स बर्निंग वास्ट, याद करें। इंसिनरेशन मीन्स बर्निंग वास्ट, बर्निंग वास्ट को कहते हैं इंसिनरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंडफिल कॉजेज क्या होता है? सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ऑल ऑफ दिस। लैंडफिल का मुख्य कॉजेज किसके कारण होता है? लैंडफिल कॉजेज सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इको फ्रेंडली बैग्स आर मेड ऑफ, इको फ्रेंडली यानी इको इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इको मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली बैग जो होता है वो कोट या जूट के होता है, याद रखिएगा। कोट या जूट के जो बैग होता है इको फ्रेंडली माना गया है। ये प्लास्टिक बैग, पॉलीथीन बैग, रबर सब इको फ्रेंडली नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी लोग यूज करते हैं धड़ल्ले, इसलिए जूट या कॉटन, जूट या क्लॉथ के बैग होते हैं वो ज़्यादा इको फ्रेंडली माना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफॉरेस्टेशन कॉजेज, डिफॉरेस्टेशन के मुख्य कारण कौन कौन है? तो सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन कारण कॉज, डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या क्या होते हैं? तो सॉइल इरोजन हो सकता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की लॉस हो सकता है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन के कारण सॉइल यानी कि
जो हमारा मिट्टी है वो ख़राब हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है, जहाँ पे मछली उछली हो, जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं वो सब वहाँ जीव नहीं रहेंगे, क्लाइमेट चेंज हो सकता है। चलिए ऑल ऑफ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफोरेस्टेशन मतलब डिफोरेस्टेशन मतलब ट्री हटाना, एफोरेस्टेशन मतलब ट्री लगाना यानी पेड़ पौधे लगाना, यानी ग्रोइंग ट्री। एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधे लगा के ग्रो करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोटेक्ट्स, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोटेक्ट किस चीज प्रोटेक्ट करता है? तो बायोडाइवर्सिटी। इसे याद रखिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल पार्क्स आर मींट फॉर, नेशनल पार्क क्यों बनाए जाते हैं? इसका मतलब क्या होता है? नेशनल पार्क बनाया जाता है कंजर्वेशन के लिए, पेड़ पौधे जीव को कंजर्वेशन के लिए नेशनल पार्क बनाया जाता है, याद रखिएगा। नेशनल पार्क आर मींट फॉर कंजर्वेशन, पेड़ पौधे जीवों का एक कंजर्वेशन करने के लिए नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडेंजर स्पीसीज आर दोज व्हिच आर, इंडेंजर मतलब जो विलुप्त होने पर है। इंडेंजर स्पीसीज आर दोज व्हिच आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी एक्सटिंक्शन यानी वो रिस्क में, यानी विलुप्त होने के कगार पर ऐसे जीव। इंडेंजर स्पीसीज मतलब ऐसे जीव जो विलुप्त होने के कगार पर है, एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन यानी विलुप्त होने के कगार पर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, सस्टेनेबल मतलब सबका साथ सबका विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट विदाउट फ्यूचर हार्म, यानी कि ऐसी चीज़ को डेवलपमेंट करना है जो फ्यूचर में नुकसान देना, इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो इको फ्रेंडली होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स आर, ऐसे रिसोर्स जो हम बार बार इसको यूज कर सकते हैं, उस कौन कौन हो सकते हैं? तो रिन्यूएबल इनएक्सटिएबल, रिन्यूएबल रिसोर्स आर इनएक्सटिएबल, यानी वो इनएक्सटिएबल यानी कि उसको रिन्यूएबल रिसोर्स आर इनएक्सटिएबल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन कौन हो गया? तो इसमें से वाटर, कोल हो गया, कोल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर कोल हो गया। कोल जो होता है ना वो नॉन रिन्यूएबल, यानी कि एक बार इसको यूज कर लेंगे तो समाप्त हो जाता है, जो जल्दी बनता नहीं, इसीलिए कोल जो हो गया, कोल पेट्रोल ये सब डीजल ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। रिन्यूएबल जो हम बार बार यूज कर, जैसे विंड से हम एनर्जी पैदा कर सकते हैं, सोलर से हम इसको हम अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं, वाटर को हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी, ये रिन्यूएबल एनर्जी है। नॉन रिन्यूएबल कोल हो गया, एक बार यूज करके खत्म, दूसरा बार यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ट एनर्जी सोर्स फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट एनर्जी सोर्स कौन हो सकता है? तो रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, जैसे कि सनलाइट वाले सोलर पैनल बनाते हैं, सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी हो गया बेस्ट। वाटर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं, या फिर पवन चक्की द्वारा इलेक्ट्रिक जनरेट, ये सब हो गया बेस्ट एनर्जी सोर्स फॉर फ्यूचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स मीन्स, कंजर्वेशन रिसोर्स को बचाने का मतलब क्या है? वास्टिंग लेस, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स मतलब वास्टिंग लेस, यूजिंग वाइजली, यानी कि अच्छा से एक दिमाग लगा, थोड़ा सा दिमाग कॉमन सेंस यूज करके यूज करो। सेविंग फॉर फ्यूचर, ऐसे यूज करो कि भविष्य के लिए भी बचे ले, बाल बच्चा भी यूज कर सके, किसी का फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर सके, इसीलिए ऑल ऑफ दीज हो गया। यानी कंजर्वेशन रिसोर्स मतलब वास्टिंग लेस, यानी कि बर्बाद बहुत कम करो, यूज करो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के, ऐसे यूज करो जो फ्यूचर में, यानी सेविंग फॉर फ्यूचर, जो बच्चे आने वाला जनरेशन यूज कर सके। तो ऑल ऑफ दीज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी रिफर टू, बायोडाइवर्सिटी किसी को रिफर करता है? तो बायोडाइवर्सिटी रिफर टू वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म, बायोडाइवर्सिटी रिफर टू वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट्स, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट फूड चेन को भी इफेक्ट करता है, इकोसिस्टम बैलेंस को इफेक्ट कर सकता है, ह्यूमन सर्वाइवल इफेक्ट कर सकता है, इसीलिए लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इस चीज़ पर इफेक्ट कर सकते हैं, यानी ह्यूमन सर्वाइवल पर भी इफेक्ट कर सकता है, जीना इंसान को भी जीना मुश्किल हो सकता है, इकोसिस्टम खत्म हो सकता है, फूड चेन भी खत्म हो सकता है, इसलिए लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बहुत चीज़ इफेक्ट कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चिपको मूवमेंट वाज रिलेटेड टू, चिपको मूवमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है? तो चिपको मूवमेंट आर रिलेटेड टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन, याद रखिए। ये जो है चिपको मूवमेंट वो फॉरेस्ट बचाने के लिए लोग ने
जब गवर्नमेंट का कुछ योजना हुआ, बनाने का प्लान किया, तो पेड़ पौधे काटने का था, तो उसके चिपको मूवमेंट, हालांकि इसको स्टोरी है, सिंपल मैं नहीं बताऊंगा, ये समझ फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए चिपको मूवमेंट रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी रिड्यूस, रिन्यूएबल एनर्जी किसी को रिड्यूस करता है, तो पॉल्यूशन भी रिड्यूस करता है रिन्यूएबल एनर्जी, रिसोर्स को भी कम करता है, ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करता है, ऑल ऑफ दीज। इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी बहुत जरूरी, रिड्यूस करता है, पॉल्यूशन को भी कम करता है, रिसोर्स डिप्लीशन करता है, ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करता है, ऑल ऑफ दीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस चीज़ को हेल्प करेगा, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग ग्राउंड वाटर रिचार्ज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग ग्राउंड वाटर रिचार्ज, यानी रेन वाटर को अगर हम बचाएंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, तो ग्राउंड वाटर में वाटर का स्टोरेज बढ़ जाएगा, वाटर लेवल बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर स्कार्सिटी इज ड्यू टू, वाटर स्कार्सिटी क्यों होते हैं, ज़्यादा पानी यूज करते हैं, पानी ऐसे खुले छोड़ देते हैं, पॉल्यूशन की वजह से, पॉपुलेशन ग्रोथ, इसलिए वाटर स्कार्सिटी। तो वाटर प्रॉब्लम क्यों होता है, क्योंकि ओवर यूज करते हैं, जितना काम नहीं उतना फ्री यूज करते हैं, पॉल्यूशन ज़्यादा होते हैं, और पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी एक रीजन है। इसे ऑल ऑफ दीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी को प्रोटेक्ट करता है, तो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्ट्स प्लांट्स एंड एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिफॉरेस्टेशन हेल्प्स, रिफॉरेस्टेशन हेल्प करेगा, रिफॉरेस्टेशन से कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, इंक्रीज करेगा ऑक्सीजन, सॉइल कंजर्वेशन बढ़ जाएगा, यानी ऑल ऑफ दीज हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओवर फिशिंग लीड्स, यानी ओवर फिशिंग यानी ज़्यादा फिश को हम अगर हम मारेंगे, तो ज़्यादा मछली अगर मारेंगे तो क्या होगा, फिश ग्रोथ लीड टू फिश ग्रोथ, इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा, और स्पीशीज डिप्लीशन, और मतलब स्पीशीज डिप्लीशन यानी खत्म हो जाएगा। अगर ज़्यादा ओवर फिशिंग करेंगे तो पूरी तरह से मछली विलुप्त हो जाएगा, इसीलिए ओवर फिशिंग लीड टू स्पीशीज डिप्लीशन, याद रखिएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अवॉइड, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या आता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अवॉइड करता है एक्सेस फर्टिलाइजेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में एक्सेस फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, एक्सेस पेस्टिसाइड भी नहीं होता है, और सॉइल डिग्रेडेशन भी नहीं होता है, इसीलिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अवॉइड, इस चीज़ को अवॉइड, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में ये सब अवॉइड करते हैं। एक्सेस फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करना है, एक्सेस पेस्टिसाइड भी यूज़ नहीं करना है, और सॉइल डिग्रेडेशन भी नहीं होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी एम्स, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का क्या एम है, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का एम है रैपिड मिनिमम इम्पैक्ट, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी एम्स एट मिनिमम इम्पैक्ट, सीडीसी इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी एम्स एट मिनिमम इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एवरीवन, याद रखिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सभी लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लीन इन्वायरमेंट इसेंशियल फॉर, क्लीन इन्वायरमेंट के लिए कौन सी इसेंशियल हो गया, प्लांट्स जरूरी है क्लीन इन्वायरमेंट के लिए, एनिमल्स का भी रहना जरूरी है, ह्यूमंस को भी रहना जरूरी, और लिविंग बींग्स। क्लीन है एनवायरनमेंट इज इसेंशियल फॉर, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस, सभी जीव के जंतु के लिए क्लीन इन्वायरमेंट जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेन गोल ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, मेन मुख्य गोल क्या है इन्वायरमेंट को बचाने का, तो है इकोसिस्टम बैलेंस। मुख्य मेन गोल ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन इकोसिस्टम बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर इन्वायरमेंट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फॉर प्रेजेंट जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन और सस्टेनेबल लाइफ। आवर इन्वायरमेंट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फॉर, हमको इन्वायरमेंट को बचा कर रखना है, किसके लिए, प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी है, और सस्टेनेबल लाइफ, सभी लाइफ के लिए, सभी जीव जंतु के लिए, सभी जीवों के लिए जरूरी है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट रखना। तो जय हिंद दोस्तों, आज का सेशन खत्म हो गया, नेक्स्ट सेशन मिलेंगे।